हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? बताओगे? कहाँ तक पढ़ लिया था? पता ही नहीं होगा। जैविक उर्वरक, बहुत बढ़िया। किसकी बात कर रहे थे हम? जीवांश खाद। जीवांश खाद ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है जीवांश खाद भाई? बताओगे? पता है क्या जीवांश खाद कैसे करते हैं? कोई भी जीव है, चाहे वो पादप हो या जंतु, उनका अपघटन होता है और अपघटन के बाद जो खाद बढ़ती है, जो पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? जीवांश खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर। कल मैंने बताया था कि जीवांश खाद जो है वो कितने प्रकार की होती है भाई? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी? कौन कौन सी होती है? स्थूल और दूसरी सांद्र। पहला नाम लिख रहा हूं मैं, स्थूल। स्थूल कार्बनिक खाद। बताओगे स्थूल कार्बनिक खाद किसे कहेंगे? अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। है तो कार्बनिक खाद ही, जीवों से ही प्राप्त होती है, जिसमें पोषक तत्व क्या होते हैं? कम होंगे, और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जीवों के अपशिष्ट से तैयार खाद, जिसमें पोषक तत्व क्या होंगे? कम, और कार्बनिक पदार्थ क्या हो? अधिक। ऐसी खाद क्या कहलाती है? स्थूल कार्बनिक खाद। कल मैंने आपको इसके उदाहरण बताए थे। बताओगे कौन से उदाहरण है? पहला कौन सा था? FYM, जिसे क्या कहोगे? गोबर की खाद। दूसरा कंपोस्ट। तीसरा वर्मी कंपोस्ट। यही है। और लिखना चाहें तो हरी खाद। अगर इनकी और बात करते हैं हम, तो इस गोबरी खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, इसकी उत्पत्ति तो किससे होती है? किससे बनता है ये? पशुओं से। और हरी खाद किससे होती है? बताओगे? हरी खाद निर्माण किससे होता है? हम चाहे तो स्थूल कार्बनिक खादों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 में। पादपों से बढ़ने वाली और जंतुओं से बढ़ने वाली। दूसरी कौन सी है भी? सांद्रित कार्बनिक खाद, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। नंबर 9 है, और बता दूं जानकारी के लिए, तुम्हारे पास ज्ञान भले ही ज्यादा होगा, दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और सबके लिए ये कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, सांद्र कार्बनिक खाद किसे कहते हैं? सांद्र किसे कहोगे? निर्माण तो किससे होगा?
अवशिष्ट पदार्थों से, और पोषक तत्व क्या होंगे, अधिक, और कार्बनिक पदार्थ कम। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। कोई भी खाद ऐसी नहीं होगी जीवांश में इसमें कार्बनिक पदार्थ कम पाया जाता है, उसके आपस में कंपेरिजन करोगे ना तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा ही होगा, लेकिन इन खादों की तुलना में इनमें कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, कम होता है, और पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। जीवों द्वारा निर्मित खाद जिसमें पोषक तत्व अधिक और कार्बनिक पदार्थ कम हो, ऐसे खाद को क्या कहते होंगे, सांद्रित। और उदाहरण कौन सा हो जाएंगे इसके, पहले लिखते हैं खलियां, और दूसरा क्या लिखते हैं, हड्डी चूर्ण, तीसरा सूखा रक्त, चौथा मछली की खाद। ये सब किसके उदाहरण हो गए, सांद्रित। अगर इनको भी दो भागों में बांटें, पादप जनित और जंतु जनित, तो ये तीनों तो कौन से हो जाएंगे, जंतुओं से निर्मित, और ये किससे जनित हो जाएगा, पादपों से। लिखो, लिख लेना बाद में एक साथ, कर लिखवा देता हूं मैं। अब हमें पता है कि जीवांश खाद का मतलब क्या होता है, जीवों द्वारा। जीवों द्वारा मतलब या तो पादप या फिर जंतु। जब जंतुओं का, पादपों का अवशिष्ट पदार्थ, उनकी खाल, गोबर सड़ेंगे गलेंगे तो क्या बनेगा, खाद बनेगा। उस खाद को क्या कहते हैं, जीवांश खाद। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक स्थूल और दूसरी सांद्रित। स्थूल का मतलब कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा, पोषक तत्व कम होंगे, और सांद्रित का मतलब पोषक तत्व ज्यादा होंगे, कार्बनिक पदार्थ कम होगा। यहां तक सही। अब हम एक पॉइंट लिखते हैं, जीवांश खादों की उपयोगिता। ये जीवांश खाद जो है मृदा में क्या काम करते हैं, बताओगे, मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है इनसे, मृदा की क्या बढ़ेगी, उर्वरता। और उर्वरता मैंने तीन चीजें बताई थी, भौतिक, जैविक और रासायनिक। तो मृदा की तीन स्थितियां होती हैं, पहला भौतिक स्थिति पर प्रभाव। अगर हम गोबरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये सब मिलाते हैं तो दिखने के आधार पर क्या बदलाव होगा, अभी बताओगे, इस स्थिति में क्या सुधार होगा। भूमि मृदा देखी हुई सबकी, मिट्टी कैसी होती है, अगर उसमें गोबरी खाद डालेंगे तो क्या उसके रंग में परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, हल्का हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, पहला। जीवांश खादों के प्रयोग से रंग गहरा हो जाता है। जितनी खाद डालोगे गोबर की, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वैसे रंग क्या हो जाएगा, गहरा। पहले बुरा था तो डार्क ब्राउन हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा, ज्यादा जितना ज्यादा प्रयोग करोगे। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा,
अगर गोबरी खाद डालेंगे तो वायु संचार बढ़ेगा या कम होगा? गोबरी खाद प्रयोग से या किसी भी खाद के प्रयोग मृदा में वायु संचार बढ़ता है। वायु संचार बढ़ने का मतलब क्या है? रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ता है। सामान्य मृदा में 50% होता है। अगर गोबरी खाद कम होती है तो 50 से कम हो जाएगा, ज्यादा होगी तो 50 से अधिक हो जाएगा। तीसरा, क्या उसकी जल की धारण क्षमता में बढ़ोतरी होगी? कोई जल धारण क्षमता बढ़ेगी घटेगी? एक सामान्य मृदा है, जैसे जैसलमेर वाली मृदा है, और दूसरी है जिसमें गोबरी खाद मिलाई हुई है। हम ऊपर से पानी डालेंगे, रुकेगा किसके पास पानी? जहां गोबर की मात्रा या कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा वहां पानी की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कार्बनिक पदार्थ क्या करता है? जल का अवशोषण करेगा, तो अवशोषण करेगा तो कौन सी क्षमता बढ़ जाएगी? जल धारण क्षमता बढ़ती है। चौथा, और क्या प्रभाव पड़ेगा भी बताओगे? गोबरी खाद मिलाने से आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मिलाने से सूक्ष्म जीवों जो बाद में बात करेंगे, मृदा की स्थलाकृति में सुधार आएगा। समतल होगी कि ऊबड़ खाबड़ होगी? तो जितना खाद ज्यादा होगा वहां पर शरण क्या होगा? जितना गोबरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मिलेगा तो मृदा के शरण में क्या आएगी? कमी होगी। मृदा अपर्दन में कमी। और कमी क्यों होती है बताओगे? अपर्दन कम क्यों होगा बताओगे? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जो है मृदा कणों को बांध कर रखता है, आपस में क्या कर देगा? उनको चिपका देगा, चिपका देगा, इस तरह से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा अभी जैसे अपने को दिखती है? इस आकृति में सुधार होगा। जहां उबड़ खाबड़ थी वहां मृदा कौन सी हो जाएगी? समतल होने की कोशिश करेगी। और क्या प्रभाव पड़ेगा अभी? अगर गोबरी खाद मिलाएंगे तो और स्थिति में क्या बदलाव आएगा? आंखों से दिखने वाली स्थिति में, आंखों से दिखने वाली स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा अभी बताओ? एक सामान्य मृदा है, एक हम गोबरी खाद डाल रहे हैं, खूब मात्रा में डाली है, उसके बाद क्या बदलाव होगा? आंखों से दिखने वाली चीज, हम कहते हैं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, पोषक तत्वों की मात्रा आंखों से दिखाई नहीं देती। दिखने वाली चीजों में क्या बदलाव होगा? बोलो, जो भी विचार आते हैं, दिखने वाली स्थिति में क्या बदलाव होगा? मृदा संरचना में सुधार होगा। अब आपको बता दूं कि मृदा की जो संरचना होती है वो 4 प्रकार की होती है: प्लेटी, प्रिज्मीय, ब्लॉकी और गोलाकार। जब गोबरी खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है तो संरचना कौन सी होती है? गोलाकार संरचना। कण समूह जो है वो अधिक हो जाते हैं। ज्यादातर कण जो है वो गोबरी के साथ या कार्बनिक पदार्थों से चिपक कौन से हो जाएंगे? गोल आकृति के होंगे। और गोल आकृति के होंगे मतलब उर्वरता की मात्रा क्या हो जाएगी? उसमें ज्यादा हो जाएगी। और क्या प्रभाव पड़ सकता है अभी बताओगे? और क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप संवहन क्षमता जो है वो अधिक हो जाएगी, हीट स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
उसमें अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ रहेगा तो जैसे धूप पड़ेगी वो गर्म कम होगा, अगर मिट्टी कण रहेंगे तो गर्म जल्दी होगा। ऐसे ताप संवहन क्या होता है, बढ़ जाता है। और आने वाली फसलों की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जलवान क्या हो जाती है, बढ़ेगी कम होगी। जल धारण क्षमता जब भी बढ़ती है तो पौधे की जलवान क्या हो जाती है, कम होगी। क्यों, मृदा के कणों के पास पानी आकर रुकेगा और पौधे को भी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात किसकी थी, भौतिक स्थिति पर प्रभाव। दूसरा किसकी बात करेंगे हम, बताओगे? रासायनिक स्थिति पर प्रभाव। अगर हम मृदा में गोबर, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद, खलियां ये सब डालते हैं तो उसमें रासायनिक रूप से क्या बदलाव होगा। पहला अगर सीधा सीधा हम देखें तो मृदा की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि। कोई भी खाद डालोगे तो मृदा की उर्वरता क्या होगी, बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, क्या एक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी या सभी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। अगर हम रासायनिक खाद डालते हैं तो 1, 2, 3 की मात्रा बढ़ेगी, और गोबरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, कार्बनिक खाद है, तो सभी पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। सभी आवश्यक पादप पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी, सभी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और सभी का मतलब क्या था इससे, मुख्य और सूक्ष्म सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। गोबरी खाद डालने से और क्या परिवर्तन आएगा अभी बताओगे? जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सब क्या हो जाएगी, तेजी से काम करना स्टार्ट कर देगी। रासायनिक अभिक्रियाएं कब काम करती है, कोई भी अभिक्रिया तरल पदार्थ है जल से जुड़ेगी तो काम करेगी। जल और तापमान प्रभावित करता है। अगर मृदा में पानी रुकेगा ही नहीं, पानी नीचे चला जाएगा तो अभिक्रियाएं नहीं होगी। और मृदा में कार्बनिक पदार्थ रहेगा, पानी रुकेगा तो अभिक्रियाएं प्रारंभ होगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ता है अभी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है, सूक्ष्म और मुख्य दोनों पोषक तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं की दर बढ़ जाती है। और क्या प्रभाव पड़ेगा रासायनिक रूप से, तो मृदा में पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव का मतलब पौधों की वृद्धि शीघ्रता से होगी। तो ये कौन से हो गए, रासायनिक स्थिति पर प्रभाव। और तीसरा कौन सा पढ़ोगे, जैविक स्थिति पर प्रभाव। जैविक का मैंने बताया था कि मृदा की जैविक स्थिति का मतलब है मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव। अब जितना रसायन का प्रयोग करोगे उतने सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जितने कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे उतनी सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाएगी। मृदा सूक्ष्म जीवों की मात्रा में बढ़ोतरी। अब जितने सूक्ष्म जीव जीवाणु बढ़ेंगे, और सूक्ष्म जीवों का नाम भी देता हूं मैं, सर्वाधिक तो कौन सा होता है,
जीवाणु, दूसरे नंबर पर कवक, उसके बाद एक्टिनोमाइसीट, ये काम करता है। सबसे ज्यादा क्या होता है मृदा में? जीवाणु होते हैं। दूसरा और क्या प्रभाव पड़ेगा अभी? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या उत्प्रेरकों की क्रिया में वृद्धि। उत्प्रेरक जो है वो ज्यादा काम करेंगे। तीसरा, पोषक तत्वों के साथ एंजाइम, विटामिन और खनिज लवण भी उपलब्ध होंगे। अगर हम रासायनिक खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा। अगर गोबरी खाद डालते हैं तो एक्टिनोमाइसीट मिलेंगे, शैवाल मिलेंगे, खनिज लवण मिलेंगे, विटामिन इनमें मिलते रहेंगे। तो इनसे क्या होता है? मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों दशाओं में क्या होगा? सुधार होगा। ये बात किसकी थी? गोबरी खाद का, वर्मी कंपोस्ट का, इसी तरह से अगर जीवांश खादों का उपयोग, क्या उपयोग रहता है या क्या प्रभाव पड़ता है इससे? एक दो मुख्य लाइन लिखवाता हूं। जीवांश खादों से मृदा में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब पौधे की वृद्धि के लिए जो जो आवश्यक है उन सब में क्या होती है? बढ़ोतरी। किससे? गोबरी खाद से। अगर यही बात हम यूरिया, डीएपी, एमओपी की करते तो उनमें सभी दशाओं में सुधार नहीं होता है। यहां मैं को लिखता हूं, रासायनिक खादों या मैं लिख रहा हूं उर्वरकों से केवल मुख्य और सहायक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। कौन से नहीं हो पाते? सूक्ष्म नहीं हो पाते, जबकि गोबरी खाद में इनमें सूक्ष्म भी उपलब्ध होते, जैसे मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया। ये इनमें नहीं पाए थे उर्वरकों में, जबकि उसमें पाए जाते हैं। भारतीय मृदाओं में 47% मृदाएं जो है उनमें किन की कमी पाई जाती है? भारत की 47% मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? जिंक की। 11.4% मृदाओं में किसकी कमी पाई जाती है? आयरन की। 4.8% मृदाओं में किसकी कमी है? कॉपर की। और 4% मृदाओं में मैग्नीज की कमी है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो पूर्ति होगी वो किससे होगी? कार्बनिक खादों से उपलब्ध। ये रासायनिक खादों से उपलब्ध नहीं होता। कोई भी रासायनिक खाद ऐसा नहीं है जिसमें जिंक पाया जाता हो, कॉपर हो, आयरन हो और मैग्नीज हो। इसके लिए अलग अलग खाद है या अलग अलग रासायनिक पदार्थ, जैसे आयरन सल्फेट यूज करना पड़ेगा। तो आयरन सल्फेट जो है वो क्या नहीं है?
खाद नहीं है, फिर वो रसायन आ जाएगा। और गोबरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में ये सब चीजें पाई जाती है। इतना समझ में आ गया कि गोबरी खाद में या कार्बनिक खादों में जो है वो सभी चीजें पाई जाती है और रसायनों में ये चीजें पाई नहीं जाती है। ये तो बात होगी इसकी गोबरी खाद, रसायन, कंपोस्ट खाद, इनमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों शक्तियों में क्या होगा, सुधार होगा। अब हम पहला नाम पढ़ेंगे किसका, FIM, जो क्या कहोगे, फार्म यार्ड मैन्योर। क्या कर दोगे, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब क्या होता है अभी, गोबर की खाद। हिंदी में लिखा जाए क्या कहोगे इसे, गोबर की खाद। कौन सी खाद है, स्थूल है या सांद्रित है, ये बताओगे। स्थूल, कार्बनिक है या कार्बनिक, कार्बनिक, जंतु जनित खाद। स्थूल भी है और किससे निर्माण होता है इसका, जंतुओं में। मैं सिंपल सा बता रहा हूं, लंबा चौड़ा नहीं करके। गोबर की खाद के घटक, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, गोबरी खाद किस किस से बनी होती है बताओगे। मुख्यतः इसमें 3 चीजें होती है। पहला कौन सा होगा, गोबर। दूसरा कौन सा होता है, मूत्र। और तीसरा क्या होता है, बिछावन। अगर पूछ रहे कि गोबर की खाद के मुख्य घटक कौन कौन से, तो कौन कौन से घटक होते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। गोबर जानते हो किसे कहते हैं, मूत्र जानते हो किसे कहते हैं, और बिछावन किसे कहेंगे, जहां पर पशु बांधे जाते हैं, पशुओं के बांधने के स्थान पर मलमूत्र से सनी हुई जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, बिछावन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गोबर, काऊ डंग। किसे कहोगे गोबर, पशुओं के मल या मल नहीं, क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहलाता है भाई, गोबर कहलाता है। इसका उपयोग किस में करेंगे, खाद बनाने में, और उस खाद को क्या कह दोगे, गोबर की खाद। कई बार पूछ लेता है, गोबरी खाद का पूछे तो नहीं पूछे, ये ध्यान रखना कि इस गोबर में नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है और पोटेशियम कितना होता है। गोबर की खाद का तो अलग पढ़ेंगे, मैं यहां लिखवा देता हूं। नाइट्रोजन कितना होता है 0.5%, फास्फोरस कितना होता है 0.25%, और पोटेशियम कितना होता है 0.5%। आधा परसेंट नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और आधा परसेंट क्या रहता है, पोटेशियम। जबकि हम सिर्फ गोबर की बात करें तो गोबरी खाद भी होता तो उतना ही है, लेकिन लिखने का तरीका है 0.4 से 0.7% जो क्या पाता है नाइट्रोजन। 0.4 और 0.7 का एवरेज कितना आएगा 0.5। फास्फोरस कितना होता है 0.2%, और पोटेशियम कितना होता है 0.3 से 0.4%। ये बात इसकी हो गई। अगर ये पूछ ले कि गोबर की खाद का या गोबर की खाद बनाने का मुख्य घटक जो है वो कौन सा है, गोबर की खाद का मुख्य घटक कौन सा है, मुख्य चीज तो गोबरी होगी, मूत्र और बिछावन बाद की बात है, मुख्य चीज क्या है गोबरी है। दूसरा नाम किसका आएगा भाई, गोबर के बाद क्या है मूत्र, यूरिन। छोटे पॉइंट हो सकता है
कि मूत्र जो होता है उसमें यूरिया होता है, क्योंकि यूरिन होगा तो किससे बड़ा होता है, यूरिया अमोनिया से बढ़ता है, और यूरिया का परसेंट कितना होगा इसमें, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं मैं, यूरिया जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 2%। मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 2%। अब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है, वही 0.5%। यूरिन में फास्फोरस बहुत कम होता है, 0.05 से 0.1%। 0.1%, यहां कितना था, 0.2%। और पोटेशियम कितना होता है, 0.3 से 0.5% क्या फैलता है पोटेशियम। ये बात किसकी हो गई, मूत्र की। कौन सा पदार्थ है ये, तरल पदार्थ जो पशु अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। पशुओं का त्यागा गया मूत्र जो है वो क्या कहलाता है, यूरिन या मूत्र, या पशुओं से तरल रूप में निकाला गया पदार्थ क्या कहलाता है, मूत्र या यूरिन। यूरिया कितना परसेंट होगा, 2%। नाइट्रोजन कितना होगा, 0.5%। फास्फोरस कितना होगा, 0.05 से 0.1%। पोटेशियम कितना होगा, 0.3 से 0.5%। तीसरा कौन सा बच रहा है, बताओगे, बिछावन। बिछावन, स्ट्रा बैंडिंग, क्या कहते हैं, किसे कहोगे, पशुओं के बांधने के स्थान की मल मूत्र से सनी हुई मिट्टी, उसे क्या कह दोगे, बिछावन। अब जो तत्व गोबर में थे वो थोड़ा बहुत टूट के मिट्टी में मिल गया, थोड़ा यूरिन था वो किसे मिल गया, मृदा में, और उस मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट कार्बनिक पदार्थ बढ़ गए, तो उसे क्या कह दिया हमने, बिछावन। इसका उपयोग भी कहां करोगे आप, गोबर की खाद पर। अब एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूं मैं, गोबर की खाद बनाने में समय, बताओगे गोबरी खाद तैयार में कितना समय लगता है, हम साल में कितने बार फसलें बोते हैं, सामान्य 2 बार, एक रबी में और एक खरीफ में। और जब भी फसल बोते हैं उसके 1 महीने पहले क्या डालते हैं, गोबर की खाद। तो साल में कितने बार तैयार होती होगी, 2 बार। 2 बार कितने महीने के अंतराल से तैयार होती है, 5 से 6 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने में खाद तैयार हो जाती है। तो गोबरी खाद तैयार होने में कितना समय लगता है, 5 से 6 महीने। कितना समय लगेगा, 5 से 6 महीने लगेंगे। अब गोबरी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा मैंने पहले बता दी कितनी होती है, 0.5, 0.25 और 0.5%। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये याद रखा, ये दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। अब लिख रहा हूं मैं गोबर की खाद बनाने की विधियां, बताओगे गोबरी खाद बनाने की कितनी विधियां हैं, नहीं बताओ, कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। पहले तीनों का नाम लिखते हैं। पहली विधि कौन सी है, वर्तमान प्रचलित विधि। जो हम सामान्य खाद बनाते हैं वो विधि कौन सी है, वर्तमान प्रचलित विधि। दूसरी कौन सी है, संशोधित गड्ढा विधि। और तीसरी विधि कौन सी है, नाली, खाई या ट्रेंच विधि।
कितनी विधियां हैं? 3। हम जो सामान्य गांव में उपयोग करते हैं वो कौन सी विधि है? वर्तमान पद्धति। क्या करते हैं हम? गोबर, मूत्र, बिछावन, मिट्टी को तीनों को उठाते हैं और कहाँ डाल देते हैं? एक जे कोने में। 5-7 महीने में अपने आप सड़ गड़ जाता है और उसको किसमें काम करते हैं? गोबर खाद। कुछ खाद पूर्ण रूप से सड़ता है और जो उत्पन्न खाद था वो पूर्ण रूप से क्या होता है? सूख जाता है। अगर ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं तो इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। मतलब ये है कि कॉमन बात करें तो ये विधि कौन सी है? दोषपूर्ण विधि है। दोषपूर्ण का मतलब इसमें अच्छी खाद तैयार नहीं होती। अच्छी खाद तैयार क्यों नहीं होती है? क्योंकि दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। अब मैं पहला नाम लिख रहा हूं। पहली विधि का कौन सी है? वर्तमान प्रचलित विधि, कॉमन ट्रेंडिंग मेथड, जो काम मिलता है। सामान्यतः गांव में खाद बनाने की सबसे प्रचलित विधि लिखूं और प्रचलित के साथ एक शब्द और लिखता हूं, प्रचलित दोषपूर्ण विधि। दोषपूर्ण का मतलब ये अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? इसमें गोबर की खाद के सभी घटक आपस में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते हैं। कुछ गोबर के टुकड़े रह जाते हैं, पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं होता। भूरे रंग की खाद नहीं हो पाती, इसलिए दोषपूर्ण है। और इससे प्रभाव क्या पड़ता है? खेत में प्रयोग करने पर किसका प्रयोग बढ़ जाता है? दीमक का प्रकोप अधिक हो जाता है। दीमक तो जानते हो? दीमक तो जानते हो ना? दीमक किसे कहते हैं? जो लकड़ियों खाता है वही क्या कहलाता है? दीमक। टर्माइट इसको कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ओडेंटोडर्मस ओबेसिस। कुल कौन सा है इसका? टर्मिटिएडी। कौन सा है? टर्मिटिएडी। दूसरी विधि कौन सी है भाई? बताओगे? संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढे का मतलब क्या होता है? रिवाइज्ड पिट मेथड। रिवाइज का मतलब संशोधन करना और गड्ढे को क्या कहेंगे? पिट। विधि कौन सी है? मेथड। अगर ऐसी विधि है तो अपने को क्या पता होना चाहिए? गड्ढे का आकार कितने मीटर का होता है? कितने मीटर का होता है? 3 × 2 × 1 मीटर। मतलब जब भी हम गड्ढा खोदेंगे तो लंबाई कितनी रखोगे, चौड़ाई कितनी रखोगे, और गड्ढा करोगे तो गहराई कितनी रखोगे? 1 मीटर। यहां ध्यान रखना, गड्ढे की गहराई 1 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए, 1 मीटर से कम ही होनी चाहिए। अब 1 मीटर का मतलब ध्यान रखना। यहाँ एक और बताता हूं आपको। एक मीटर बराबर होता है 3 फीट। किसके बराबर होता है? 3 फीट। तो हम 10 × 6 × 3 फीट भी लिख सकते हैं। ये मीटर में लिखा हुआ है और फीट में लिखा हुआ, कितना हो जाएगा? 3 को 3 से करोगे तो 9, लगभग 10 फीट। 2 को करोगे तो 6 फीट और 1 को करोगे तो 3 फीट। ये इसकी साइज हो सकती है। आप चाहो तो लिख सकते हो 10 × 6 × 3 फीट क्यूब। ये भी साइज लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ये बात हो गई किसकी? संशोधित गड्ढा विधि। और तीसरी विधि कौन सी है?
ट्रेंच विधि। कौन सी है? ट्रेंच विधि। ट्रेंच को क्या कहा जाता है? खाई या नाली विधि। क्या कहते हैं? खाई या नाली विधि। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस विधि का आविष्कार किसने किया? इस विधि का आविष्कार किसने किया? सीएन आचार्य। और सीएन आचार्य कहां का रहने वाला था भाई? कहां का था? बेंगलोर, कर्नाटका। गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि, खाई विधि या नाली विधि का आविष्कार किसने किया? सीएन आचार्य। अब इतना ध्यान रखना कि गड्ढा है, गड्ढा है तो क्या है? चौड़ा है। गड्ढा है तो क्या है? चौड़ा है। और नाली होगी तो लंबी ज्यादा होगी। नाली का आकार कितना हो जाएगा अभी? 6 इंटू 1.2 इंटू 1.1 मीटर। कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1.2 इंटू 1.1 मीटर। 6 मीटर तो क्या हो जाएगी? मीटर में लिखा है ये। 6 मीटर तो क्या हो जाएगी? लंबाई। 1.2 मीटर क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और गहराई तो कितनी रहनी है? 1.1 मीटर। इसमें थोड़ी नाली लंबी रहेगी और गड्ढा थोड़ा सा क्या होगा? चौड़ा जाता रहेगा और लंबा कम रहेगा। तो ये तीनों विधियां किसकी है? गोबर की खाद। गोबरी खाद बनाने में कितना समय लगता है? 5 से 6 महीने। अब इसके बारे में दो चीजें और पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद की विशेषता। अगर अच्छे रूप से सड़ जाती है, सड़ने में समय कितना लगेगा? 5 से 6 महीने। पानी वाणी सब चीज रखना पड़ेगा। वही लगभग इतना ध्यान रखना कि ये सारा काम जो है गोबर सड़ेगा किससे करेगा? जीवाणु द्वारा। और जीवाणु के लिए सही तापमान कौन सा है? 30 डिग्री। सही नमी कौन सी है? 30%। 30% नमी और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा तो जीवाणु ज्यादा सक्रिय रहेंगे। ज्यादा सक्रिय रहेंगे तो पठन भी क्या होगा? जल्दी होगा। खाद भी जल्दी बढ़ेगी। अच्छी सड़ी गोबरी खाद की पहली विशेषता क्या है? इसमें दुर्गंध नहीं आएगी। दूसरी विशेषता क्या है? सभी घटक जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? अपघटित। पता ही नहीं चलेगा कि गोबर कौन सा है, गोबर कौन सा है, बिछावन कौन सा, तो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तीसरा, इसका रंग कैसा हो जाएगा? गहरा भूरा रंग। चौथा, दानेदार संरचना। मैंने बताया था कि दानेदार मतलब गोल संरचना बन जाएगी। अब पूर्ण रूप से पीड़ित गोबरी खाद, जैसे गोबर का आपने ढेर देखा होगा, उसके बीच में से निकाल के देखोगे ना तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल बुरबुरी हो जाएगी। बिल्कुल दानेदार संरचना कह दो या बुरबुरी हो जाएगी। सारे कण आपस में क्या रहेंगे? मिक्सिंग। कोई भी घटक दूर नहीं रहेगा। एक चीज और लिखवा देता हूं मैं। FIM के प्रयोग की विधि। FIM कब प्रयोग करते हैं और कितनी मात्रा काम में लेते हैं? बताओगे? ये तो मैंने आपको बताया कि गोबरी खाद का प्रयोग कब करते हैं? बुआई के 3 से 4 सप्ताह कर दें या 1 माह है पूर्व खेतों में छिड़क कर जुताई करके अच्छी प्रकार मृदा में मिलाना।
पहली चीज। कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं अभी? अगर अपने पास सामान्य फसल की बुआई करनी है, सामान्य फसल का मतलब होता है सामान्य फसल का मतलब होता है गेहूं बोते हो, जो बोते हो, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब बोएंगे जो सामान्य फसल है। और अगर यही बात किसकी हो सब्जियों में, तो कितना 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर ये प्रयोग करेंगे किसमें? सब्जियों में। प्रयोग कब करते हैं? कोई भी फसल बोएंगे, बोने के कितने दिन पहले? 1 महीने पहले। यदि खाद पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हो तो दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। ये बात कर ली हमने किसकी? गोबर की खाद। किसे कहोगे भाई गोबर की खाद? बताओगे थोड़ा सा? गोबरी खाद किसे कहेंगे? थोड़ा सा मैं एक बार पूरा बताता हूं आपको दोबारा। वैसे तुम्हें तो याद है, पढ़े लिखे आदमी हो। हम जो खेती पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? कार्बनिक खेती। कौन सी पढ़ रहे हैं? कार्बनिक खेती, मतलब जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना। रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? जीवांश खादों का। जीवांश खाद किसे कहते हैं? अभी जीवों के अवशिष्ट पदार्थ, या तो पादपों से या फिर जंतुओं के सड़ने गलने से या उनके अपशिष्टों से बनेगी खाद, तो उसे क्या कर दोगे? जीवांश खाद। जीवांश खाद कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्थूल और सांद्र। स्थूल का मतलब होता है जीवों से तो बढ़ती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा और पोषक तत्व क्या होंगे? कम होंगे। दूसरा सांद्र खाद किसे कहेंगे? जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम, पोषक तत्व ज्यादा। किसकी तुलना में? स्थूल की तुलना में। स्थूल की तुलना। ऐसा नहीं होगा कभी कि नाइट्रोजन 2% हो जाए और कार्बन पदार्थ 1% हो। कार्बनिक पदार्थ तो इसमें ज्यादा रहेगा, लेकिन इसकी तुलना में इसमें क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। अगर स्थूल की बात करें तो गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, ये तो किसके उदाहरण है? स्थूल के। और सांद्र के उदाहरण कौन से हैं? खलिया, हड्डी का चूर्ण, सूखा रक्त और मछली की खाद। ये कौन सा हो जाएगा? सांद्र। फिर हम बात करते हैं किसकी? जीवांश खादों की उपयोगिता। उपयोगिता में पहला नाम आता है किसका? भौतिक स्थिति। भौतिक स्थिति में सुधार होता है। सुधार का मतलब जो स्थलाकृति होगी वो उबड़ खाबड़ से कैसे हो जाएगी? समतल। गोबरी खाद मिलाएंगे, जुताई करोगे तो मृदा कैसे हो जाएगी? समतल। कार्बनिक पदार्थ मिलने से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, कणों का आकार बढ़ेगा और कण कैसे हो जाएंगे? गोलाकार। मृदा की उर्वरता भी क्या होती है? बढ़ती है। पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। मृदा की संरचना में क्या होता है? सुधार। ताप समता, हीट स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ेगी। जल की धारण क्षमता भी क्या बढ़ेगी? वायु संचार बढ़ेगा। रंध्रावकाश का परसेंट बढ़ेगा। सारी चीजें क्या होती हैं? बढ़ती है। अगर यही बात हम रासायनिक स्थिति की बात करें, अगर हम कोई भी खाद मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, रासायनिक की बात करें तो रसायन डालने से सिर्फ 1 पोषक तत्व 2 पोषक तत्व बढ़ते हैं, जबकि अगर कार्बनिक पदार्थ डालते हैं तो सारे के सारे 17 पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही क्या मिलते हैं? खनिज लवण, विटामिन, एक्टिनोमाइसीट्स, एंजाइम, हार्मोन भी मिलते हैं, जो पौधों की वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यहां और लिख देता हूं मैं नाम, हार्मोन भी इससे क्या होते हैं? मिलते हैं। जैविक स्थिति की बात करें तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। जितने भी जीवाणु है, कवक है, एक्टिनोमाइसीट्स, वो क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए चीज मिल गई वहां पर। कोई भी सूक्ष्म जीव होगा क्या खाएगा? कार्बनिक पदार्थ खाएगा। और गोबरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट डलेगी तो उनकी मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो इनकी क्रियाएं भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मृदा की उर्वरता में क्या होगा? सुधार होगा। पोषक तत्वों के साथ साथ एंजाइम, विटामिन, खनिज लवण, हार्मोन भी क्या हो जाएंगे? अधिक होंगे। उसके बाद बात करें किसकी? जीवांश खादों में मृदा में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जबकि रासायनिक खादों से केवल कौन से बढ़ते हैं?
मुख्य और सहायक। मुख्य का मतलब कौन से बढ़ेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कभी नहीं पढ़ोगे कि मोलिब्डेनम मिल जाए, मैग्नीज मिल जाए, आयरन मिल जाए, कॉपर, जिंक, ये रसायनों से नहीं मिलते। अगर मैं भारतीय मृदाओं की बात करूं तो भारत में 47% मृदाओं में किस तत्व की कमी है? क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, मुख्य और सहायक की कमी होती है? नहीं, सूक्ष्म की ज्यादा कमी मिलती है। और अगर यही पूछे कि मुख्य पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की। पौधों में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? नाइट्रोजन की। और कहां से ग्रहण करेंगे? मृदा से। तो कमी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। और मुख्य पोषक तत्वों में तो नाइट्रोजन की कमी ज्यादा होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में सर्वाधिक कमी किसकी पाई जाती है? जिंक की। भारत की 47% मृदाओं में किसकी कमी है? जिंक की। 11.4% मृदाओं में किसकी कमी है? आयरन की। 4.8% मृदाओं में किसकी कमी है? कॉपर की। और 4% मृदाओं में किसकी कमी है? और इनकी पूर्ति किससे होगी? कार्बनिक। ये सारे के सारे क्या है? सूक्ष्म पोषक। अगर हम गोबरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो मुख्य तो उपलब्ध कराता है, साथ में सहायक पोषक तो उपलब्ध कराता है और उसके बाद सूक्ष्म पोषक तो उपलब्ध होते हैं। इसके बाद बात करें पहली खाद। पहली खाद कौन सी है? गोबरी खाद। जैसे क्या कहोगे? फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। गोबरी खाद में नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5%। फास्फोरस कितना होता है? 0.25%। पोटेशियम कितना होता है? 0.5%। इस गोबर की खाद के मुख्य घटक कौन से हैं भाई? गोबर, मूत्र और बिछावन। ये तीन चीजें मिलाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी? गोबर की खाद। कितने दिन में बढ़ जाएगी? 5 से 6 महीने। इसका अपघटन कौन करवाएगा? जीवाणु, सूक्ष्म जीव कहते हैं। पहला घटक कौन सा है? गोबर। किससे कहोगे गोबर? पशुओं का जो मल है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसका अगर खाद में प्रयोग करते हो उसे क्या कर देते हो? गोबर कर देते हैं। इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 0.4 से 0.7। फास्फोरस कितना होता है? 0.2। पोटेशियम कितना होता है? 0.3 से 4%। और गोबर की खाद का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? अगर आप मूत्र और मिट्टी से बनाना चाहोगे तो कभी गोबर की खाद नहीं बढ़ेगी। मिट्टी और मूत्र नहीं हो तो चल जाएगा, क्या होना चाहिए? गोबर होना चाहिए बस। दूसरा कौन सा है? मूत्र, यूरिन। कितना % यूरिया होता है? नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5। फास्फोरस कितना होता है? 0.05 से 0.1%। आप 0.1% लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। और पोटेशियम कितना होता है? 0.3 से 0.4 या 0.5%। ये तरल पदार्थ है जो पशु अपशिष्ट रूप में बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूत्र या यूरिन कहा जाता है अभी। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई तीसरा जो पदार्थ है वो कौन सा है? बिछावन। गोबर की खाद का तीसरा घटक जो है वो कौन सा है? बिछावन होगा। अब बिछावन कहते किसे हैं? जहां पर हम पशुओं को बांधते हैं वहां की गोबर और मूत्र से सनी हुई मिट्टी को क्या कर दोगे आप? बिछावन कर दोगे। क्लियर? इस गोबरी खाद बनाने का समय कितना समय लगता है? 5 से 6 महीने। गोबरी खाद बनाने की कितनी विधियां हैं? 3 विधि। पहली है वर्तमान प्रचलित विधि, जिसमें थोड़ी समस्या है। समस्या क्या है? कि खाद पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होती। पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होगी तो किसका प्रकोप बढ़ जाएगा? दीमक का प्रकोप। और खेत में दीमक पड़ने का मतलब सही नहीं है। दूसरी कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि। इस संशोधित गड्ढा विधि में गड्ढे का आकार कितना रखा जाता है? कितना रखा जाता है? 3x2x1 मीटर। और तीसरी कौन सी है? नाली विधि, खाई विधि। खाई लंबी होती है तो कितनी रहेगी? 6x1.2x1 मीटर। ये इसकी साइज हो जाएगी। उसके बाद बात करें पहली विधि। पहली विधि कौन सी है? गांव में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली या सबसे ज्यादा गोबरी खाद बनाने वाली विधि कौन सी है? इसकी मुख्य समस्या क्या है? इसमें जो गोबर के पदार्थ है पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते। अपघटित का मतलब कुछ गोबर के टुकड़े सूख जाते हैं, सूख के ऊपर ही रह जाते हैं। और सूखा हुआ गोबर जो है वो किसको बढ़ावा देता है? दीमक को बढ़ावा देता है। खेत में प्रयोग करने पर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? दीमक का प्रकोप बढ़ेगा। दूसरी कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि। गड्ढे का आकार कितना है? 3x2x1 मीटर। इतना ध्यान रखना कि कोई भी खाद बनानी हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबरी खाद हो, हरी खाद हो, कुछ भी हो, अगर 1 मीटर से ज्यादा जमीन में चला जाएगा तो 1 मीटर से नीचे सूक्ष्म जीव या जीवाणु काम
नहीं करता है। जितना गहरा होगा उतना ही समय क्या लगेगा, ज्यादा, और गोबरी खाद की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि खाद पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हो पाएगी। गड्ढे की गहराई कितने मीटर से कम रखनी चाहिए, 1 मीटर से कम रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी विधि कौन सी है, ट्रेंच विधि। इस विधि का आविष्कार किसने किया, सीएन आचार्य। कहां का रहने वाला है ये, बेंगलोर कर्नाटक का। नाली का आकार कितना रखते हैं, 6 इंटू 1.2 इंटू 1.1 मीटर। कितना समय लगता है, 5 से 6 महीने। आगे देखा जाए, अगर पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसमें कभी दुर्गंध नहीं आएगी, सारे के सारे जो घटक है वो आपस में मिल जाएंगे। इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, गहरा भूरा। और चौथी विशेषता क्या हो जाएगी इसकी, दानेदार होगी या फिर बुरबुरी होगी, चिपचिपाहट उसमें नहीं रही। जैसे गोबर में चिपचिपापन होता है वैसा गोबरी खाद में चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। FYM के प्रयोग करने की विधि कहते हैं या मात्रा। कब प्रयोग किया जाता है, फसल की बुआई के 1 महीने पहले मर्दा पर छिड़का जाता है, चाहे वो ट्रॉली से छिड़के जाए, हाथ से छिड़के, और जैसे छिड़कते हैं तुरंत क्या करते हैं, जुताई करके अच्छी प्रकार मर्दा में मिल जाता है। अगर हम सामान्य खेती कर रहे हैं फसलों की तो कितनी मात्रा मिलाते हैं, 10 से 15 टन। अगर सब्जियां बोनी है तो कितने मिलाएंगे, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। और यदि खाद पूर्ण रूप से अपघटित नहीं है तो किसका प्रकोप बढ़ जाएगा, दीमक का। ऐसी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात किसकी थी भाई, जीवांश खाद। जीवांश खाद में पहली खाद कौन सी पढ़ी हमने, गोबर की खाद। उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, कंपोस्ट। कंपोस्ट के बाद वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के बाद हरी खाद। हरी खाद के बाद खलियां, और खलियों के बाद क्या पढ़ेंगे फिर, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। अब लिखा जाए, कर दो लिखना स्टार्ट।